Hello everyone. In this lecture, we will discuss the components of a vector along x-axis, y-axis and z-axis, that is Cartesian component form of a given vector. आपने ऐसा देखा होगा कि वेक्टर्स i, j, k यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखे होते हैं, तो कैसे लिखे होते हैं आज इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। एंड फिर उसके बाद जो भी आगे एक्सरसाइजेज आएंगी उन सभी के अंदर मोस्टली के अंदर यही फॉर्म वेक्टर की यूज होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जनरली होता क्या है कि वेक्टर की ये फॉर्म डायरेक्ट लिखी हो, टीचर्स भी डायरेक्ट ही लिखते हैं, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करते कि ये आया कहाँ से, कैसे आया, या वो लिंक नहीं बना पाते हैं। बस ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स भी कि हाँ वेक्टर होते होंगे i, j, k जिस फॉर्म में भी हैं। तो चलो अभी देखिए इधर, सपोज A is any vector. A is any vector. Suppose A is any vector. तो मैं इसको स्पेस के अंदर कैसे शो करूँगा, इन कार्टेशियन प्लेन दिखा लेते हैं स्पेस में। Suppose this one is the plane, xy plane, and in xy plane the vector A, say position vector, may be shown in this way. This one is any vector. तो एक्चुअली मैंने यहाँ से मूव किया, स्टार्ट किया मूव करना और मैं यहाँ पहुँचा, मैं इस पॉइंट पे पहुँचा। ये पॉइंट जो भी है मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। यहाँ ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। तो मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे एक्चुअली, तो मैं कैसे पहुँचा यहाँ तक, एक्स एक्सिस के अलोंग चले हम 2 डिस्टेंस। फर्स्टली कैसे मूव किया, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चले, 2 डिस्टेंस, 2 है ना यहाँ, तो 2। एंड देन उसके बाद मैं वाई एक्सिस के अलोंग चला 3 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस। बट ये तो मैंने डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड बताया आपको। अब ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, तो कोई भी वेक्टर बनता कैसे है, कोई भी वेक्टर बनता है बेटा, कोई भी वेक्टर कैसे बनता है, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको ये बात, उसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में उसकी डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने देखा जो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, जो मैंने अभी दिखा रखा, डार्क लाइन दिखाई दे रही होगी आपको ब्लू कलर की, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, मैग्नीट्यूड में लेंथ ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो 2 लिखा मैंने। एंड डायरेक्शन, तो बेटा आज के बाद फिक्स कर लेते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है बता चुका हूँ ये भी मैं, यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर इज आल्सो नोन एज द डायरेक्शन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स को कैप से डिनोट करते हैं। तो मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को फिक्स कर लेता हूँ इधर, तो मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन फिक्स की इधर से आई और आई के ऊपर कैप। आज के बाद आप याद रखना द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज टेकन एज आई कैप। तो 2 into I, दिस बिकम्स 2I। तो वह क्या, ये जो इधर मेरे पास वेक्टर है, मान लेते हैं ये O पॉइंट है, A पॉइंट है और इसको मान लेते हैं B पॉइंट, राइट। तो ये यहाँ तक जो वेक्टर हुआ ये हुआ 2I, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। नाउ AB वेक्टर y एक्सिस के अलोंग चले हम। नाउ व्हाट अबाउट द वेक्टर AB वेक्टर, और ये कौन सा था आपके पास, ये था OA वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या हुआ, AB वेक्टर हुआ आपके पास मैग्नीट्यूड कितना उसका 3, किसकी डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं y एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूं। और आपको इस बात का पता है कि किन्हीं भी 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है अगर वो पैरेलल होते हैं। डिफाइन किया था हमने इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, जब मैंने पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर डिफाइन किए तो मैंने वहां एक्सप्लेन किया था कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम लेते हैं। तो इसका मतलब जो y एक्सिस की डायरेक्शन होगी वही AB वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और y एक्सिस की डायरेक्शन को फिक्स करते हैं हम j कैप से बेटा। सो 3 मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर, एंड दिस j कैप डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। फिक्स है ये, सो दिस बिकम्स 3j। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A से B तक जो वेक्टर है उस वेक्टर को मैं कह सकता हूँ 3j। ये बताइए मेरी बात समझ में आ चुकी है शायद आपको। नाउ
Now apply the triangle law of vector addition. Apply triangle law of vector addition in OAB. Now apply triangle law of vector addition in triangle AOB. We get क्या था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, द सम ऑफ द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर विच रिप्रेजेंट्स द closing side of the triangle. So this becomes OB is equal to OA and plus AB, right? Now write the value of OA and AB. So OB becomes OA, the OA is 2I and the AB vector is 3J. एंड ये जो ओ बी है ये क्या वेक्टर लिया था मैंने स्टार्टिंग में? कोई भी वेक्टर ए लिया था। ये कोई भी वेक्टर था मेरे पास ए, ये कोई भी एक वेक्टर था ए। तो इट मीन्स ये ए वेक्टर था जो मैंने कैसे लिख दिया? मैंने इसको लिख दिया ऐसे 2i + 3j। ये बताइए बात समझ में आ चुकी है आपको? ये मैंने 2 डायमेंशन में काम किया है। सिमिलरली हम 3 डायमेंशन में भी काम कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर स्पेस में, अगर कोई पार्टिकल स्पेस में मूव करता है तो उसके पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ आई जे के। स्पेस के अंदर मूव करा है और अगर किसी प्लेन के अंदर मूव करा है वो वेक्टर, वो पार्टिकल, तो उसके पोजीशन वेक्टर को आई एंड जे की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है कंप्लीट मैटर। तो देखिए फिर समझ में आ चुका शायद आपको। इट मीन्स अगर आज के बाद आपको कोई भी वेक्टर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, सपोज दिस वन इज एनी वेक्टर and written as 5i plus 3j, तो इट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस पहले 5 डिस्टेंस मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि इसके साथ i लिखा हुआ है। एंड देन आफ्टर दैट पार्टिकल हैज मूव द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अलोंग y एक्सिस। इसका मीनिंग ये हुआ, यानी कि कोई भी वेक्टर अगर ऐसे लिखा हो तो आप समझ सकते हो उसने एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग मूव किया है अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, जो भी आई एंड जे के साथ में दे रखा हूँ। तो चलो अभी इसी कंसेप्ट को एक्सपेंड करते हैं 3D पे। तो 3D को मैं इधर प्लेन पे शो नहीं कर पाऊंगा, बोर्ड पे शो नहीं कर पाऊंगा 3D को, तो मैं वैसे मान लेता हूँ ऐसे, इन दिस वे। से दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। तो कोई पार्टिकल यहाँ स्पेस में, इधर स्पेस में ऐसे मूव किया उसने, तो पहले एक्स एक्सिस चला होगा, वाई एक्सिस, तो मान लेते स्पेस में जो पॉइंट है वो है 2,3,5 से। तो इट मीन्स उसने पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया होगा। तो मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? जब ओ को इस पॉइंट से ज्वाइन किया मैंने, ए मान लेते इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या आएगा? जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करा तो उसको 2i लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग 3 डिस्टेंस है सो 3j एंड जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस 5 है सो 5k, राइट। तो किसी भी वेक्टर को 3D में भी कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको। k क्या है यहाँ? k इज द डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। सिमिलरली जैसे एक्स वाई के साथ था वैसे ही इसके साथ। तो मेरी बात समझ में आ गई है। तो देखिए अभी सपोज एनी वेक्टर इज रिटन एज बी इज एनी वेक्टर, इट मीन्स बी इज पोजिशन वेक्टर। मैं अगर आई जे की फॉर्म में अभी फिलहाल लिख रहा हूं तो वो पोजिशन वेक्टर, बाद में वो चेंज भी हो जाएंगे, कैसे होंगे मैं बताऊंगा। देखिए अभी तो बी इज इक्वल टू, सपोज कीजिए ऐसे लिखा हुआ 2i - 3j + 7k। तो इनको क्या बोलते हैं? तीनों को, इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो क्या है इसके वेक्टर कंपोनेंट? 2i - 3j एंड 7k। एंड व्हाट आर इट्स स्केलर कंपोनेंट्स? इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या है बेटा? इट्स स्केलर कंपोनेंट्स आर i j k के साथ में जो भी लिखे हुए हैं उनको स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। 2, 3 एंड 7। मैंने यहाँ माइनस नहीं लिया,
वो अंडरस्टूड है कि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चलाऊँ तो माइनस डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। तो मेरी बात समझ में आ चुकी है शायद आपको। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, लेकिन ये दूसरे भी हो सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपको किन्हीं दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर i, j और k की फॉर्म में दे रखे हैं। सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज I प्लस j प्लस k and the position vector of b is 2i minus j plus 2k. And now we have to find the vector AB. What will be the vector AB? You know very well by displacement vector OB minus OI ऐसे लिखते थे। तो OB क्या है हमारे पास 2i minus j plus 2k और माइनस OA वेक्टर क्या है बेटा I प्लस j प्लस k। सबट्रैक्ट दिस वन 2i माइनस आई हुआ माइनस से माइनस 2j एंड प्लस k। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो ये नहीं है कि i, j और k की फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर ही होगा, नहीं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है जैसे मैंने अभी दिखाया। तो वो हम इन टर्म्स ऑफ i, j, k के किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। तो चलो बेटा मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर आपको। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, आज का टॉपिक यहीं स्टॉप करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस शायद सोल्व कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ इन केस ऑफ वेक्टर। थैंक यू।